લીવ મીટિંગ અને એન્ડ મીટિંગ. नहीं एरो तो शेर नो छे ના શેરની બાજુમાં જે રેડ બટન છે ને એની બાજુમાં ડાઉન એરો છે. આજુબાજુ બીજું કઈ નથી દેખાતું. અચ્છા તમારે નથી આવતું. એમાં છે ને એક ઓપ્શન આવે છે એન્ડ મીટિંગ. તો એમાં શું થાય બધા સ્ટુડન્ટ બી બહાર નીકળી જાય અને મીટિંગ પૂરી જ થઈ જાય. ઓકે એટલે મારામાં એવો ઓપ્શન નથી. લીવ દબાવવાથી કદાચ આવે. હા હમણાં ના કરશો સર, ક્લાસ પતે ત્યારે જોઈ લેજો હે ને. હા ઓકે ઓકે સર ચાલો. સર હું લીવ કરું છું હા ને. ઓકે
जी ઘણા બધા બાકી લાગે છે. હેલો Student, sir. હે We are 86, sir. કેટલા? Yes, sir. 86. 86. 86. हमारी स्ट्रेंथ तो कितनी है? 10. 91 तक होते हैं. सर अराउंड 90, हाँ 91 जितने ज्वाइन होता है. My voice is clearly audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, अभी बाकी लोग ज्वाइन करें इससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपको देनी थी. कुछ लोगों ने ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है गुजरात डिजिटल करके. मुझे एक लड़की का मैसेज आया था, कृष्णा बारिया का, कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं क्लास में जो गुजरात डिजिटल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनको ये 2 सेमेस्टर की फीस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है और उसकी फीस स्लिप भी अपलोड करनी है. तो अगर वो इन्फॉर्मेशन आप जितना जल्दी हमें भेज सके कि कौन कौन लोग अप्लाई कर रहे हैं, आपका PRN नंबर जिसका है नहीं है वो अपना एप्लीकेशन नंबर तो सब डालेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर, फुल नेम एंड B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर ईयर 2021, इतनी इन्फॉर्मेशन कृष्णा को मैंने बोला है कि कलेक्ट करके वो जितना जल्दी हो सके मुझे भेजे, सो दैट वी कैन ओपन द पोर्टल टू पे द फीस ओनली फॉर these students, those who have difficulty. कि उनको ये डिजिटल मोड पे जो ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको ये फीस पेड करनी है 1 साल की पूरी. अब तक 1 सेमेस्टर की फी आप लोगों ने भरी है. इंस्टेड ऑफ दैट, those who are applying for this scholarship, digital Gujarat scholarship, so they have to upload this information that what is the fees for the entire year, and they have to upload their fee receipt also to complete their form to be filled up online. तो उतनी इंफॉर्मेशन आप हमें भेजोगे तो इमीडिएटली हम यूनिवर्सिटी ऑफिस को इन्फॉर्म करने के बाद आपके लिए वो पोर्टल में वो ऑप्शन ओपन करवाएंगे ताकि इतने लोग अपनी 1 साल की पूरी फी भर दें, so that their fee slip also will be generated and they will pay the fees and simultaneously they will upload the fee receipt for this purpose only. तो ये सबको लागू नहीं होता है, लेकिन जितने लोगों को ये स्कॉलरशिप का एडवांटेज लेना है उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है. और उनकी लास्ट डेट जैसे उसने बताया था मुझे 15 तारीख है, तो उससे पहले ये काम हो जाना बहुत जरूरी है. अगर आज ही हो जाता है तो आज ही हम ये ऑनलाइन फीस भरने का जो मोड है वो ओपन करवा सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफिस को बोलने के बाद. सर वो डेट शायद एक्सटेंड हुई है. तब तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ये इन्फॉर्मेशन तो आपको देनी पड़ेगी ना, तभी आप यहाँ पे पोर्टल पे जाके फीस भर सकोगे. और उसकी और आपकी दूसरी बात, हाँ बोलो. किसी कोई लड़की ने तो कोई राणा सर को पूछा है और वो बोल रहे हैं कि तो आपने अगर फर्स्ट सेमेस्टर की फीस डाली है तो वो भी चलेगा, पर हमें कंफर्म पता नहीं है कि
किन से प्रॉपर हमें आपको गाइडेंस मिलेगा? अगर वो एक सेमेस्टर की फी के आधार पर पूरी साल की गिन लेते हैं और चलता है तो यू कैन मूव फॉरवर्ड, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है बट ना? फॉर्म में मेंशन किया है कि आप ईयरली फीस अमाउंट डालो, तो हमें पता नहीं है कि क्या। आप ईयरली फीस अमाउंट डाल सकते हो, क्योंकि जितनी एक सेमेस्टर के उतनी उसकी डबल हो जाएगी। और फी रिसिप्ट अगर आपको अपलोड करनी है तो आपकी एग्जिस्टिंग फी रिसिप्ट आप अपलोड कर सकते हो, ये मेरे हिसाब से ऑप्शन है। लेकिन आप कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हो तो जैसा मैंने बताया वो आप इमीडिएटली करिए, और वो इंफॉर्मेशन मुझे जल्दी से पहुंचाइए ताकि मैं पटेल सर को बोल के वो वहाँ से यूनिवर्सिटी ओपन करवाता हूँ आपके लिए, टू पे द फीस फॉर द होल ईयर। मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया है, जिनको भी प्रॉब्लम है वो मुझे भेज रहे हैं, पर बहुत कम लोगों का मैसेज आया है। काफी सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया है। तो कैसे भरा उन्होंने? वही ऑप्शन से एक हाँ, सेमेस्टर। उन्होंने अमाउंट भी फर्स्ट टर्म की डाली है सिर्फ, और फीस रिसिप्ट भी फर्स्ट सेमेस्टर की अपलोड की है। वो तो ठीक है, लेकिन अमाउंट साल की अगर फी डालनी है तो डबल करके डाल सकते हैं ना, वो ऐसा किया है? हाँ, पर उन्होंने तो भर दिया है, पता नहीं उन लोग बाकी लोगों ने क्या किया है। ठीक है, आप आपस में तय करके ये बताइए मुझे। डेट एक्सटेंड होती है तो आपके हित में होगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें, वो दैट कैन बी डन आफ्टरवर्ड्स आल्सो आफ्टर सम टाइम। अदरवाइज इट इज अर्जेंट, वी कैन डू दिस आल्सो। ठीक है, मेरे ख्याल से अब सब लोग आ चुके हैं, हम शुरू करें। वो दूसरी बार भी Yes, फॉर्म भर sir. सकते हैं ना? कौन? सर ये जो डिजिटल गुजरात का जो फॉर्म है वो मेरे ख्याल से दूसरी बार भी भर सकते हैं। और तो वो जो है, जो फॉर्म ऑलरेडी भरा हुआ है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, बट हमको जो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड अलग रखना होगा इस बार। अच्छा, तो नहीं, शायद वो तो ऐसा हो सकता है। ये सब सर फॉर्म के नीचे ऐसी एक लाइन में लिखा हुआ है कि फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2021 फीस ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी एंटर्ड डायरेक्टली बाय द इंस्टीट्यूट। विल बी एंटर्ड बाय द इंस्टीट्यूट। हाँ, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये मतलब ये इंस्टीट्यूशन को भेजते होंगे, ऐसा हुआ ना? हाँ, तो सर यानी अगर जिसने भी डाली है फर्स्ट सेम की वो डायरेक्टली हमारे इंस्टीट्यूट से ही हो जाएगा उनका एंटर्ड। ठीक है, देख लो आपको, वी आर हियर टू फैसिलिटेट यू, एंड इफ यू कैन मैनेज योरसेल्फ देन गो अहेड, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम शुरू करें। अब से थोड़ा कंटिन्यूस क्लासेस मैं लेता रहूँगा, आपका जो अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन सब्जेक्ट का है। आज फिर मंडे नहीं है, फिर ट्यूसडे को है 12:45 को इसी टाइम पे, दैट ऑल्सो आई विल टेक। आई एम टेकिंग योर probably 5th unit, I think, mathematical discipline. Under this unit, in fact, initially Professor S.C. Panigrahi may have taught you regarding how we can differentiate discipline and subjects. Discipline क्या होती है, subject क्या होता है, how can you differentiate them? So my very first basic question, just to check your knowledge, that how do you differentiate that what is discipline and what is subject? Just on the basis of any of your understanding or your conceptualization, you can tell me first of all कि डिसिप्लिन आप किसको बोलोगे और सब्जेक्ट किसको बोलोगे? एनीवन? सर मे आई? या प्लीज। सर खुशहाली है। सर मैं ये समझा हूँ कि जो कोई भी जैसे फिजिक्स को ले लेते हैं तो उसका जो फंडामेंटल जो स्टडी है उसको हम जो है तब ये फिजिक्स जो है एज अ सब्जेक्ट गिना जाएगा, बट जब उसके अंदर एक्सटेंसिव स्टडी होता है तो वो डिसिप्लिन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम पीएचडी कर रहे हैं, सो वी से इट लाइक आई डिड PhD in physics discipline,
एंड इफ हम एमएससी करें तो हम ऐसा बोलेंगे मैं फिजिक्स में सब्जेक्ट में एमएससी कर रहा हूँ, फिजिक्स सब्जेक्ट में. So when we talk about subject, its content will be limited. That is one point. Because we have seen the textbook of physics in 12th standard. So they're looking to the age level and the difficulty level of the content. Some chapters are there in that subject, and for that subject we prepare textbooks. So here we can see that a subject is a subset of discipline. एक discipline का एक subset है, वो एक छोटा सा part है. We cannot add any knowledge in 12th standard textbook of physics, but we can add some knowledge in the discipline. If somebody is doing research in PhD, and as a research he has generated some knowledge in this area or physics, and if this knowledge is valid and authentic, then it will be added as disciplinary knowledge in the discipline of physics. So day by day, disciplinary knowledge will be updated. It will be enriched. And if it is authentic, it is useful to the system, then it will be further added to the textbook of that particular subject at a particular level. डिसिप्लिन का नॉलेज बहुत बड़ा होता है. डिसिप्लिन we can identify any particular discipline on the basis of its methodology also. Suppose if we apply scientific method, then we can say that it shows the discipline of science. If we apply problem solving method, then we can very easily say that it has some connection with mathematics. So on the basis of pedagogy or methodology also, we can identify a particular discipline. But we should not go for a strict bifurcation of this method, because this is an age of multidiscipline. ये पूरा अभी मल्टीडिसिप्लिनरी एज कहा जाता है, जिसमें हम एक साथ बहुत सारी डिसिप्लिन को मर्ज करके देखते हैं, एक होल पार्ट में हम देखते हैं उसको. एंड दैट्स व्हाई वी एज ए टीचर शुड डेवलप आवर विजन विच इज ए मल्टीडिसिप्लिनरी विजन. हमें अपने आप को एक दायरे में सीमित करके नहीं, बांध के नहीं रखना है. Though I am a mathematics teacher, I should take support of historical background, I should take support of science, I should take support of even history or music, whatever it may be. Why? Because we have seen that mathematics is also merged somewhere in different subjects, in different discipline. आजकल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च करते हैं ना, तो वो अपनी डिसिप्लिन को किसी और डिसिप्लिन के साथ जोड़ देते हैं और उस तरह के रिसर्च करते हैं, और वो सोचते हैं कि ऐसा रिसर्च ज्यादा लोगों को, ज्यादा डिसिप्लिन को एनरिच करेगा. एंड हेंस दो वी शुड डेवलप और अपडेट द नॉलेज ऑफ आवर ओन डिसिप्लिन, बट वी शुड रिस्पेक्ट अदर डिसिप्लिन्स ऑल्सो. तो सब्जेक्ट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लेवल पर पढ़ाने के लिए एक कंटेंट मैटर का एक कलेक्शन होता है केवल. जैसे 12th की फिजिक्स है, 11th की फिजिक्स है, या 10वीं कक्षा की गुजराती है या हिंदी है. सो वी फिक्स सम कंटेंट एरिया टू बी टॉट एट ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ एज or to the students of a particular age group, and that makes a subject. But discipline is wide. In discipline, there is the compilation of all kinds of disciplinary knowledge.
So this is just basic information. Now let us come to the subject of mathematics, and let us think about the discipline of mathematics, how it is different from others. And under this there are various topics. One is nature and history of mathematics, then mathematics in day-to-day life, and correlation of mathematics with other subjects, and use of mathematics in daily life. These are various subjects covered under this unit. So let us try to understand one topic today with the help of a PowerPoint presentation prepared by me. PPT दिखाई देता है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir. So Yes, today, sir. हाँ जी, is it visible? Is it डिस्टर्बेंस आता है, म्यूट कर दीजिए प्लीज. Now let us start today our first topic under this unit. Mathematics discipline वाला है, mathematics as a discipline. Nature of mathematics. Nature यानी उसका स्वरूप, मैथ्स का स्वरूप क्या होता है, कैसा होता है. There are different meanings of word mathematics. Different people deals with mathematics to some extent as per their requirement. As for example, if you see the subject of history, where we can find the use of mathematics in history. हिस्ट्री में मैथ्स का कहीं पे यूज आपने देखा है? कहीं पे लगता है कि चलो ये मैथ्स का यूज आ गया कहीं पर हिस्ट्री में? एक नंबर लाइन होती है, संख्या रेखा होती है, समय रेखा होती है. Yes, sir. समय रेखा क्या Yes, है? sir. Timeline. टाइम लाइन. Yes, क्या sir. indicate करती है? Different era. Yes. Yeah. Which different historical events occurred in which year, or what were the time period of the occurrence of that historical events. तो साल के हिसाब से एक हायरार्की में वो अरेंज करके हमारे सामने रखा होता है टेक्स्ट बुक में. टाइम लाइन तो होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, देन युद्ध ऑफ प्लासी का वॉर हुआ है. तो इस तरह से हिस्टोरिकल जो इवेंट्स होते हैं उसको एक सीक्वेंस में अरेंज किया है, और उसको एक तरफ लिखा है इवेंट का नाम, दूसरी तरफ लिखा है उसका ईयर, और बीच में एक स्केल जैसा है. सो दैट स्केल वी कैन कंपेयर इट विथ नंबर लाइन इन मैथमेटिक्स. ये नंबर लाइन का कंसेप्ट है, संख्या रेखा. मैथमेटिक्स में ऐसा एक कंसेप्ट आता है नंबर लाइन. सो दैट नंबर लाइन कंसेप्ट हैज बीन यूज्ड हियर इन हिस्ट्री. So this is how we can say that history and mathematics are correlated with each other. Like we can see this kind of correlation everywhere in different subjects. All subjects are internally correlated. And with that understanding, different people have different meaning for this word mathematics. Somebody will say that it is the study of measurement. जो केवल गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, और उनकी डिसिप्लिन में मैथ्स का यूज केवल मेजरमेंट तक ही है. सो दे विल से दैट मैथमेटिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ मेजरमेंट. समवेयर दे विल फाइंड द रिलेशनशिप्स. समवेयर दे विल फाइंड द रिलेशनशिप. सहसंबंध, रिलेशनशिप, संबंध, relationship between meter and centimeter. There is relationship, meter and kilometer. So that is the inbuilt relationship of two identities, and that is mathematics. Properties of quantities and sets, different properties of quantities
and sets using some numbers and symbols, and on the basis of that some other branches are also evolved under mathematics. So somebody will say that mathematics is nothing but arithmetic. वो ऐसा क्यों बोलेगा? क्योंकि उनका मैथमेटिक्स का यूज केवल अरिथमेटिक लेवल तक ही है, ज्यादा नहीं, अलजेब्रा में वो घुसा ही नहीं है. So people define the word mathematics as per their understanding about use of mathematics in their life. This definition is given by the American Heritage Science Dictionary. It clearly shows that the meaning of mathematics is directly related with our use of mathematics. Because some particular words used here, measurement, identification of relationship, to know the properties of quantities and sets, using numbers and symbols. Where we use some numbers and symbols, we say that this is mathematics. So this is how the meaning of word has been used by different people in different areas. Now let us see furthermore that most of the people come across only certain aspects of mathematics, and that's why only they have that kind of delimited kind of understanding or meaning of that term. मैं अगर कुछ कैलकुलेशन तक ही मेरा मैथमेटिक्स सीमित है तो मेरे लिए मैथमेटिक्स मीन्स कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स मीन्स मेजरमेंट. The nature of any discipline has significant impact on its pedagogy. The nature of any discipline is directly connected with its pedagogy. जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स व्हाट? To solve a problem. Where we find it? In mathematics. And that's why the nature of mathematics has significant relationship with problem solving, because problem solving is a pedagogy. ये pedagogy शब्द का अर्थ मैं आपको समझाता हूँ. Pedagogy means art and science of teaching. You have joined this course not to learn mathematics or language or social study or any other subject. Here you will learn pedagogy. You will learn how to teach any subject, how to teach any particular subject with teaching skills and with teaching appropriate methodology and approach. So all these things are nothing but pedagogy. Pedagogy का डिक्शनरी मीनिंग होता है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग. आर्ट मानी कला. अगर आप में ये सिखाने की कला आ गई, आप अच्छे कलाकार हो सिखाने के, तो आपने पेडागोजी है उसको हस्तगत कर लिया है. If you have knowledge of science, science means systematization. If you have knowledge about systematic procedure of how to teach, then it is pedagogy. So here, to understand pedagogy with the help of two words, art and science. Art means kala and science means a systematic procedure. In our knowledge of systematic procedure, step by step procedure, हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सिखाएं. मुझे पता है कि आप एक ही लड्डू खा सकते हो, मगर आपको 10 खाने के लिए दे दूं, that is not right approach. So I should understand that my first step would be to provide you one laddu only, because step by step procedure indicates that thing. So art and science means pedagogy. So here you are here to learn art and science of teaching, and that's why we have to understand many more things.
like psychology, then philosophy, sociology. So all these are foundations. With this foundation, you can develop your pedagogical skills. So any discipline has significant impact on its pedagogy. To teach history very well, we have to apply historical method. हमें पास्ट में, इतिहास में क्या हुआ है वहां कुछ देखना है, उस बातों को सिखाना है, वो हिस्टोरिकल मेथड हो जाती है. साइंस में साइंटिफिक मेथड हो जाती है, एक्सपेरिमेंटल मेथड हो जाती है साइंस में, क्योंकि इट डिमांड्स एक्सपेरिमेंट टू डू. इन दिस वे, if we see further, mathematics is a study of pattern and order. It is a study of pattern and order. It deals with numbers. It deals with geometrical shapes and objects, geometrical forms and algorithms. Algorithms means like chart, flow chart, वगैरह. I have given here one example. 2 raised to 3 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2. 2 raised to 2, 2 ની 2 ઘાત બરાબર 2 ગુણ્યા 2. 2 raised to power 1 is equal to 2. 2 raised to 0 is equal to what? Now here 1 1 huh? 1. Yeah, but One. if somebody asks that why 1, so what will be your answer? Here we are trying to study the pattern and order. यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई देती है कि as the power reduces, the multiples are also decreasing. 2 की यहाँ पे जहाँ पे 3 पावर है वहां 3 बार उसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है, जहाँ पे 2 पावर है वहां 2 बार हुआ है. So this is the pattern which we can see here, and that's why it is said that mathematics is a study of pattern and order. We are dealing with numbers. We are dealing with some mathematical processes here. यहाँ कुछ mathematical process भी हो रही है, multiplication का है. Now the question here is why the answer is 1? Because we have that previous knowledge, or we have that knowledge that 1 is the multiplicative identity, Yes, sir. isn't it? And hence, Yes. even though 1 is not written here, we can say that 1 is multiplied here with all these 2. The first will be 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 1. 1 is obviously there. એક બધાની સાથે ગુણાયેલો છે. 100 ગુણ્યા 1, આપણે 100 કહીએ એટલે એની સાથે 1 ગુણાયેલો છે જ. Its existence is very well there. And lastly, what will be existed here? Only 1, because the number of 2 is decreasing gradually. पहले 3 थे, फिर 2 हो गए, फिर 1 हो गए, अब 0 हो जाएगा, मतलब 2 रहेगा ही नहीं. तो बाद में मल्टीपल 1 हर जगह पे था, वो रह गया. And that's why 2 raised to 0 is equal to 1. And hence further we generalize also that anything raised to 0 is equal to 1. वहां पे 0 अपवाद है. 0 raised to 0 will not be 1, क्योंकि वहां 0 1 से मल्टीप्लाई बाय होगा. यहाँ पे 2 के साथ 2 निकल गया, लेकिन मल्टीपल 1 था, वो रह गया है. And that was the answer. In case of 0, 0 raised to 0 means 0 is the multiple with multiple 1. So in that case, 0 multiplied by 1 will be 0. So we say that a generalized statement will be like this. Anything x raised to 0 is equal to 1, where x belongs to natural number n. क्योंकि नेचुरल नंबर n कहां से शुरू होता है? 1 2 3 4 5 लाइक दैट. 0 इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर.
So we will add there a mathematical condition that x raised to 0 is equal to 1 for all x belongs to n. Means x ऐसा नंबर होना चाहिए, वो नेचुरल नंबर अगर है तो इसका पावर अगर 0 भी है तो आंसर बनाएगा. हाँ मैडम बोलो. ના ના ના, એ તો પેલા માટે જ જોડો તો તમારો ફોન આવ્યો પછી કામ. ઓકે. So is this clear? So we are discussing the nature. उसका स्वरूप क्या है? So that the nature of mathematics can be seen in terms of pattern and order, in terms of numbers, in terms of geometrical shapes, forms, models, algorithms, etc. So wherever we see the study of all these aspects, we can say that this is nothing but mathematics, because the nature of mathematics shows that it's a study of measurement, it's a study of pattern and order, it's a study of numbers, and it's a study of geometrical objects, forms, algorithms, like that. Nature of subject mathematics. We can see that there is a hierarchy of concepts. In mathematics, there are lots of concepts. Concept क्या होता है? As for example, triangle. Triangle is a concept. अब मैं अगर ये पूछता हूं कि ट्रायंगल कंसेप्ट है अगर, तो आप उसके बारे में क्या कहोगे? हाउ डू यू कंसेप्चुअलाइज ए ट्रायंगल? तो सबके पास अलग अलग जवाब होगा उसका. सभी के पास अलग अलग जवाब होगा. Why? Because individuals conceptualization about the concept triangle is different. So any concept has different meaning. It is based on individuals understanding about that concept. ट्रायंगल किसी को बोला तो कोई बोलेगा पराठा है, तो पराठा ट्रायंगल होता है. कोई बोलेगा इट्स अ फ्लैग ऑन ए टेम्पल, टेम्पल पर जो फ्लैग होता है वो भी ट्रायंगल होता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर शेप you conceptualize this concept. This is one way of understanding, and that's why different concepts have different kinds of meaning, because the way we understand, we tell that this is triangle. कोई बोलेगा समोसा है वो ट्रायंगल है कि नहीं? Yes, sir. And Yes, sir. different people have different kinds of understanding, and that's why concepts and definitions are different. Definition, it's a defined term. आप ट्रायंगल की डेफिनेशन कहीं पर भी जाके वर्ल्ड में देखोगे, एक ही टाइप के उसका सेंटेंस होगा. उसका सेंटेंस और स्टेटमेंट एक ही तरह का होगा. उसमें जो भी वर्ड्स इस्तेमाल किए गए वो similar होंगे throughout the universe. But a concept also can be explained by our own words based on our own understanding. जैसे ट्रायंगल की डेफिनेशन कुछ और है, लेकिन ट्रायंगल का कंसेप्ट मैं कहूंगा ये समोसा ट्रायंगल है, ये पराठा ट्रायंगल है, मेरे घर की जो टाइल्स है वो फ्लोर की वो ट्रायंगल है. Why? Because this is my conceptualization, and that is not incorrect also. That is correct. And in our pedagogy, we focus more on individualized conceptualization. हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि बच्चों में कंसेप्चुलाइजेशन बढ़े, नहीं कि वो रट्टा लगा के डेफिनेशन याद कर ले. बच्चे को डेफिनेशन पता होगी, याद कर लिया है उसने, मेमोराइज कर लिया है, लेकिन he may not have conceptualization sometimes.
So emphasize more on conceptualization, not on memorization. Through memorization, one can remember the definition, but through conceptualization, one can understand a concept for a long period. And here it is written that in mathematics there is a hierarchy of concepts. There are different concepts. जैसे ट्रायंगुलेशन ट्रायंगल बताया मैंने, वैसा है कॉन्ग्रुएंस, एक संगतता. We can explain that on a dining table there are 6 chairs. There are 6 chairs with a dining table, and there are 6 thalis with some food. अब हम ये कह सकते हैं 6 member will be associated with all these prepared thalis. So एक सेट आपका बन गया 6 व्यक्ति का, दूसरा एक सेट बन गया 6 थाली का. You can correlate one थाली with one person. एक संगतता, 1-to-1 relationship, congruence. So this is how we can explain the concept. So if a teacher is able to explain concept with the help of examples, students will very easily conceptualize the things. But you directly focus on definition, it will be very much difficult for the learners to learn. Why? Because the nature of mathematics is largely deductive. वो डिडक्टिव है नेचर उसका. डिडक्टिव का मतलब क्या है कि सीधे तौर पर आपको कुछ चीजें दी गई है. अगर आपको कोई बताए, टीचर क्लास में जाके बताता है, लेट अस सॉल्व द एग्जांपल ऑफ एरिया ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल्स एंड द फॉर्मूला ऑफ the rectangle, area of rectangle is equal to L into B. तो आपको सीधा टीचर आके क्लासरूम में एरिया की फॉर्मूला दे देता है. अब आपका काम क्या है, स्टूडेंट्स का काम क्या है? On the basis of the given values of L and B, you will have to calculate the areas of different rectangles. Now this is deductive approach. कि टेक्स्ट बुक में सीधा फॉर्मूला दिया गया है. दिस इज डिडक्टिव. वो कैसे आया, उसके पीछे लॉजिक क्या है, कुछ नहीं दिया है. एंड in the same way in textbook also it is written that teachers should introduce the formula only. Don't make it a part of the examination. उसको एग्जाम में भी ये पूछना नहीं है कि कैसे आया ये फॉर्मूला. सो व्हाट विल स्टूडेंट्स हैव टू डू? दे हैव टू एक्सेप्ट द फॉर्मूला. तो ये ज्यादातर डिडक्टिव होता है. उसमें मैथमेटिकल टॉपिक्स होते हैं, डिडक्टिव होते हैं. आपके ऊपर थोप दिया गया है, ये फॉर्मूला है, ये थियोरम है, ये लेमा है. एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर. बहुत सारी चीजें ऐसी होती है एब्स्ट्रैक्ट होती है, अमूर्त, जो सीधे तौर पर कभी कभी हमें दिखाई नहीं देती है. वी हैव टू अंडरस्टैंड इन अवर ओन वे. अगर टीचर क्लासरूम में एक सॉलिड 3 डायमेंशनल सॉलिड फॉर्म लाके नहीं दिखाएगा तो फिगर से बच्चे को पता नहीं. फिगर से तो शेप दिखाई देगा, एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, लेकिन एक लंब घन क्या होता है, अगर वो आपके सामने एक ईंट ला के रख देगा तो पता चलेगा कि हाँ ये है 3 डायमेंशनल. सो हाउ टू विजुअलाइज द थिंग्स which are in abstract nature, that we have to learn. And there is continuity in the given content area.
कंटेंट एरिया में एक एग्जांपल में जो संख्या ज्ञान है वो पहली कक्षा से शुरू हो जाता है। पहली कक्षा में मान लो कि 1 से 100 तक के अंक वो सीखता है। फिर आप बीएससी या एमएससी लेवल के मैथमेटिक्स में देखोगे तो वहां कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन सी द कंटिन्यूटी ऑफ नंबर्स। Looking to the difficulty level of that particular topic, it has been developed or expanded in different standards. Even up to higher education also some mathematical concepts are taught or used in calculation or mathematical processes. जैसे a square minus b square का फॉर्मूला है वो आप पढ़ते हो किसी एक लेवल पे, एलिमेंट्री या प्राइमरी लेवल पे पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स में, लेकिन उसका यूज, मैथमेटिकल यूज हायर एजुकेशन में भी आता है। सो दैट इज द कंटिन्यूटी। इफ द वन कंसेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड एट प्राइमरी लेवल बट दैट कंसेप्ट इज again and again used in mathematical processes, in problem solving, that is continuity. सातत्यता यानी connectivity, it is there. So this is the nature of mathematics, that we can find the lot many concepts. Hierarchy એટલે એક ક્રમિક રીતે ગોઠવાયેલા concepts, largely डिडक्टिव है, जिसका उसका कोई उदाहरण हमें नहीं मिलता है। कुछ चीजें ऐसी होती है उदाहरण के स्वरूप में हम समझ सकते हैं, फिर यहाँ पे कुछ उदाहरण भी नहीं मिलता है, सीधा आपके ऊपर थोप दिया कि ये फॉर्मूला है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल A इज इक्वल टू L इंटू B, तो ये डिडक्टिव अप्रोच हो गया। इन मैथमेटिक्स देयर आर सो मेनी थिंग्स गिवन एज कंटेंट डिडक्टिवली। अगर टीचर को भी ये मान लो पता नहीं होता है तो फिर बच्चों की क्या हालत होगी। अगर टीचर को पता है कि ये कैसे आया, so he will explain that this is the logical explanation of this point, वो समझा पाएगा। जैसे अभी हमने देखा वो आगे वाली स्लाइड में कि यहाँ पे anything raised to 0 is equal to 1 आया कहाँ से। So with the help of this logical explanation we can justify the curiosity of the learners कि anything raised to 0 is equal to 1 इस एग्जाम्पल से बच्चे को हम समझा सकते हैं। अगर मान लो यही चीज टेक्स्ट बुक में ऐसे ही डाल दी है, that explain the learners that a raised to 0 is equal to 1 for all a belongs to n. So this is deductive नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। अगर मैथ्स में ऐसा एक आइडेंटिटी या फॉर्मूला ही दे दिया जाता है, उसके रिलेटेड कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, और ये अप्रोच हो गया इंडक्टिव अप्रोच। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल का सहारा लेकर के आपको ये समझाया है दैट एनीथिंग रेज्ड टू 0 विल बी 1। सो हियर वी कैन से दैट दिस इज माय अप्रोच from simple to complex, from known to unknown। जो बात आप जानते थे उसका सपोर्ट लेके मैंने अननोन बात आपको बताई, from known to unknown। So this is inductive approach। इंडक्टिव अप्रोच में हम क्या करते हैं, कोई अननोन कंसेप्ट को हम with the help of some examples we explain। With the help of some known examples we explain or we generalize any unknown concept, that is inductive। और यहाँ पे डिडक्टिव की बात मैंने बताई कि सीधा आपको कुछ डेफिनेशन दिया जाता है, कोई फॉर्मूला दिया जाता है, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, विदाउट एनी एग्जाम्पल, विदाउट एनी लॉजिकल प्रूफ, यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स इन मैथमेटिक्स, and that's why it is written that the nature of mathematics is largely deductive। And because of such nature of mathematics it requires single-minded concentration and continuous efforts। और जो बच्चा नहीं कर पाता है उसकी हालत इस बच्चे जैसी होती है।
जिसका सिंगल माइंडेड कंसंट्रेशन डेवलप नहीं हुआ है, जो बच्चा अपने आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है, कंटिन्यूअस एफर्ट नहीं कर पाता है, फॉर सच स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट। और मैथमेटिक्स को डिफिकल्ट बनाने में टीचर की भी एक अहम भूमिका रहती है। लुकिंग टू दिस नेचर, I have to teach mathematics to resolve all the hindrances, all the problems which are created by nature. इसका एब्स्ट्रैक्ट नेचर है तो मुझे अभी उसको विजुअलाइज करना है। जो नहीं दिखाई देता है वो बात को मुझे इस तरह से क्लास में दिखानी है कि बच्चे वो उसको कंसेप्ट को समझ पाए। So to avoid this nature, we have to make विजुअलाइजेशन ऑफ एनी कंसेप्ट। लार्जली डिडक्टिव है, उसको इंडक्टिव बना के समझाओ, फिर वो डिडक्टिवली जो कुछ आया है वो बच्चा समझ जाएगा। वो कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। मुझे कंटिन्यूटी मेंटेन करनी थी आज, तो मैंने पहला सवाल आपको ये पूछा कि डिसिप्लिन और सब्जेक्ट में क्या अंतर है। बिकॉज माय टुडेज टॉपिक इज ऑल्सो हैविंग कनेक्टिविटी और कंटिन्यूटी विथ द पॉइंट्स डिस्कस्ड अर्लियर। आपका टाइम कब खत्म होता है? दूसरा क्लास है क्या? हाँ हाँ सर, सर, 1:45 यस सर, कितने बजे? 1:45। 1:45 को है ना? हाँ, अभी थोड़ा टाइम है। सर नहीं, लिंक आ गई है ग्रुप ने बोला होने के लिए। ग्रुप में लिंक आ गई है नए लेक्चर। 1:45 को लेक्चर है ना आपका? हाँ ठीक है, तो अभी यहाँ तक ही रख के चलो, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? ये पीपीटी मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा। यस ओके सर। ओके सर। ओके सर। इसी पॉइंट को मैं थोड़ा इलेबोरेट करके समझा रहा हूँ ना, इसलिए ये आपके नजर में आएगा तो आपको फिर वो कुछ यू कैन रिकॉल समथिंग। ओके ओके सो ओके सर। हियर नाउ ऑन। थैंक यू सर। थैंक यू, ठीक है, लेकिन अब कब मिलेंगे हम? ट्यूसडे को, ट्यूसडे ऑन 12:45 PM। ओके चलो, इसमें कुछ पूछना है? कुछ भी और समझ में नहीं आया ऐसा? समझ में आता है सब कुछ धीरे धीरे? हाँ यस सर। सर। यस ठीक है। सर मुझे एक डाउट। हाँ बोलो। सर आपने बोला मैथमेटिक्स का नेचर लार्जली डिडक्टिव है, पर सर जो भी फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं तो उसका हमको टेक्स्ट बुक्स में एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है ना कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है। सो सर वो डिडक्टिव कैसे हुआ? मतलब डेरिवेशन मेथड भी दिया होता है ना सर? हाँ दिया है तो नहीं है। लार्जली का मतलब क्या है? 100% नहीं, उसमें ज्यादातर कंसेप्ट ऐसे हैं जो डिडक्टिवली इंट्रोड्यूस किए गए हैं, एंड दैट्स क्रिएट डिफिकल्टी ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर्स। ओके सर, ओके सर। है ना? लार्जली का मतलब ये नहीं कि 100%। मैंने वैसे एग्जांपल दिया, जैसे मैंने वही सवाल पहले पूछा था आपको कि 2⁻0 इक्वल टू, अब आंसर 1 क्यों आया? तो आपके पास आंसर नहीं था इमीडिएटली। व्हाट इट शोज दैट so far we have also accepted this thing deductively. उसके पीछे का लॉजिक क्या है जब तक हमें पता नहीं होता है ना, तब तक वो डिडक्टिवली एक्सेप्ट किया है हमने। टेक्स्ट बुक में भी ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो टीचर भी कभी नहीं बता पाते कभी कभी, और टीचर भी बच्चों को ऐसा ही बोल देता है कि यू हैव टू कंसिडर दिस फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। अगर रिमेम्बर करने के बोल दिया तो हमको याद ही रखना है और कुछ नहीं है। वो कैसे आई वो अगर बताया टीचर ने तो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में, जो टैलेंटेड है उनको दिमाग में बैठ जाएगा ये फॉर्मूला इस तरह से आती है, तो उनको याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी फिर वो। यस अंडरस्टूड। ओके चलो मिलते हैं फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।